Very good afternoon, students. How are you, students? I hope you are fine. Today we have to learn family community subject, unit 2, issue, concern and concentration. Issues means होता है मुद्दे, concentration means concern means होता है मामला और concentration means होता है रियायत. ओके तो सबसे पहले आज हम इसका इंट्रो पढ़ लें. परिचय. दिव्यांग व्यक्ति के लिए परिवार को खर्च का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ता है. मतलब जो दिव्यांग बच्चा होता है, अक्षमता से ग्रसित बच्चा या व्यक्ति होता है, उसके लिए फैमिली को मतलब कि खर्चा तो होता है और अतिरिक्त खर्चा होता है, डबल खर्चे होते हैं उसमें. जैसे उदाहरण के तौर पर श्रवण बाधित व्यक्ति के लिए श्रवण सहायक यंत्र मीन्स श्रवण बाधित बच्चों के लिए या व्यक्ति के लिए श्रवण सहायक यंत्र, ठीक है, वह उसके रख रखाव और मरम्मत की आवश्यकता होती है. ये एक्स्ट्रा बोझ है फैमिली के ऊपर. मतलब कि एक दिव्यांग बच्चे को लेकर के या व्यक्ति को लेकर के ये सब एक्स्ट्रा खर्चे हैं और एक्स्ट्रा केयर है, ठीक है. और इसी तरह नेत्रहीन व्यक्ति को साथ में चलने वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है. जो ब्लाइंड व्यक्ति होता है, जो देख नहीं सकता, उसके साथ एक सपोर्टर होना चाहिए जो चल सके उसके साथ, ठीक है. तो ये भी आज की डेट में तो आप देखते हो इतना काम, इतना बर्डन रहता है कि किसी के पास टाइम नहीं. फिर ये एक अलग से फैमिली के ऊपर बोझ हो जाता है जो इस चीज़ में बताया जा रहा है. बट हमारे घर में कोई ऐसा है या कहीं है तो हम तो करेंगे ही हेल्प, क्योंकि हमारे फैमिली का पार्ट है वो. लेकिन इसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि ऐसा होता है. कोई मैं निगेटिव बातें नहीं बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है. आप ये मत सोचिए कि नहीं मैम ये बता रही हैं कि अक्षमता से ग्रसित व्यक्ति फैमिली के लिए बोझ होता है. नहीं, फैमिली के लिए बोझ नहीं होता भाई. जैसा भी है, जिस कंडीशन में है, फैमिली एक्सेप्ट करती है, ठीक है. कोई छोड़ तो देता नहीं है कि हमारी फैमिली का पार्ट है तो हटा दो, नहीं, करते हैं हम केयर. लेकिन आज की डेट में ये एक तरीके का बोझ माना जाता है, ठीक है. मेरे कहने का मतलब ये है, मेरी बातों को निगेटिव में मत लीजिएगा, आई विल रिक्वेस्ट यू. नेक्स्ट है, फिर उसी में है अस्थि दिव्यांगता से पीड़ित होता है तो उसे साथ में चलने वाला व्यक्ति की आवश्यकता होती है, ठीक है. उसके साथ कोई चलने वाला व्यक्ति हो जो चल नहीं पाता है, ताकि वह व्हील चेयर को धक्का दे सके. अगर व्हील चेयर में है तो कोई पीछे से उसे पुश करे. इन अतिरिक्त खर्चों के आंशिक क्षतिपूर्ति के लिए कुछ हद तक गवर्नमेंट हमारी हेल्प करती है. अगर ऐसे बच्चे या व्यक्ति हमारे घर पे हैं तो केंद्र व राज्य सरकारों ने अनेक प्रकार की रियायतों की घोषणा की है, जो दिव्यांग बच्चों को विभिन्न करों, यातायात, शिक्षा व अन्य लाभ प्रदान करती है. इन लोगों की जो एजुकेशन होती है वो फ्री होती है. बहुत कम संस्था में नाम मात्र का लगता है, अदरवाइज़ फ्री ही रहती है, ठीक है. और जैसे ये ट्रेन में यात्रा करते हैं तो इनका फ्री रहता है, ठीक है. ये इन लोग का कार्ड बना होता है, ये अपना विकलांगता कार्ड दिखा देते हैं तो इन लोग का फ्री रहता है. इन लोग की शिक्षा भी फ्री रहती है और भी कई लाभ हैं जो इनको गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है. अब हम पढ़ लेते हैं यूनिट 2.1. लुक एट दिस 2.1, इशू रिलेटेड टू स्टूडेंट्स, टीचर, स्कूल एंड फैमिली. कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो इशूज़ हैं जो किसके लिए हैं, टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और फैमिली के लिए. तो हम उनके बारे में जान लेते हैं आज, ठीक है. तो पहले तो कुछ उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. जैसे ये है, दिव्यांग बच्चों की शिक्षा. सामान्य शिक्षा के अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बालक तथा अन्य दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने वाले शिक्षकों एवं व्यवसायियों को संघर्ष करना पड़ता है.
जिनमें से कुछ समस्याएं बालक से संबंधित तथा कुछ उनके परिवार से संबंधित तथा कुछ विशेष प्रकार के शैक्षणिक व्यवस्थाओं से संबंधित हैं। ठीक है। कई ऐसे मुद्दे हैं जो दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए या सामान्य शिक्षा के लिए बालक तथा अन्य दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने वाले शिक्षकों एवं व्यवसायियों को इसमें संघर्ष करना पड़ता है, जिनमें से कुछ समस्याओं का सामना बच्चे को करना पड़ता है, कुछ फैमिली मेम्बर्स को करना पड़ता है, कुछ टीचर्स को करना पड़ता है। तो पहले हम देख लेते हैं छात्र संबंधी मुद्दे, इश्यू रिलेटेड टू स्टूडेंट। ठीक है। बालक की शीघ्र पहचान एवं हस्तक्षेप की समस्या। ठीक है, ये होते हैं छात्र संबंधी इश्यूज। सेकेंड है बालक के संप्रेषण कम्युनिकेशन का माध्यम कि वो कैसे बात करें। थर्ड होता है बालक के लिए विशेष शिक्षण की व्यवस्था। बच्चों के लिए विशेष शिक्षण में स्पेशल एजुकेटर होना चाहिए जो उन्हें पढ़ा सके। पाठ्यक्रम में अनुकूलन मीन्स उनकी जो पढ़ने का वो होता है, पाठ्यक्रम में अनुकूलन। ठीक है। नेक्स्ट है भाषा संबंधी छूट, लैंग्वेज में जो होता है वो छूट होनी चाहिए। उसके बाद है श्रवण बाधित बालकों के लिए उच्च शिक्षा का अभाव मीन्स श्रवण बाधित बालकों के लिए हायर एजुकेशन की शिक्षा का अभाव होता है। ठीक है। विशेष बालक की शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी। श्रवण बाधित बालकों के शिक्षण हेतु नवीनतम शोध तथा तकनीकी विकास की कमी। अवरोध मुक्त वातावरण का अभाव। अभिभावक से संबंधित मुद्दे। फिर आता है टीचर संबंधी मुद्दे, इश्यूज रिलेटेड टू टीचर। टीचर के क्या क्या मुद्दे होते हैं। अध्यापक, कक्षा कक्ष में अपनाई जाने वाली शिक्षण नीतियाँ मीन्स पहले तो स्पेशल एजुकेटर होने चाहिए। ठीक है। दूसरा कक्षा में कैसे किस विधि से वो पढ़ा रहे हैं इसका ध्यान रखना चाहिए। तीसरा मूल्यांकन एवं आकलन। चौथा विद्यालय प्रभावशीलता। पाँचवा विद्यालय का बुनियादी ढांचा। 6 नंबर सामुदायिक भागीदारी। ठीक है। अब क्या हो गया, अब फैमिली से रिलेटेड मीन्स अभिभावक से संबंधित इशू क्या क्या होते हैं। श्रवण बाधित बच्चों के माता पिता की आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं का असर बालक के शैक्षणिक विकास पर पड़ता है। जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं उनका जो सामाजिक समस्याओं का जो असर होता है वो मम्मी पापा पे ज़्यादा इफेक्ट होता है। जैसे वो सुन नहीं पाते हैं तो मम्मी पापा को भी प्रॉब्लम होती है। समाज में कोई कुछ बात करता है या उनको बताता है तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं। ठीक है। इससे मम्मी पापा को प्रॉब्लम होती है, ये सामाजिक समस्याएं होती हैं। उनका सकारात्मक तथा नकारात्मक दृष्टिकोण, उनकी शैक्षिक स्थिति आदि का अभाव भी आवश्यक रूप से बालक के ऊपर प्रभाव डालता है। मीन्स जैसा जो समाज होता है वो बच्चे के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी बातें होती हैं बच्चे के ऊपर इफेक्ट करती हैं। ठीक है। जिससे बालक के ऊपर इन सब बातों का असर होता है, उनकी शिक्षा के ऊपर असर होता है। सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली अनेक प्रकार की रियायतों सुविधाओं का लाभ बालक में तभी मिल पाएगा जब उसके अभिभावक जागरूक होंगे। मीन्स कि जैसे गवर्नमेंट कुछ रियायतें देती है हर अक्षम व्यक्तियों के लिए, काफ़ी रियायतें और हेल्प गवर्नमेंट करती है। बट अगर पेरेंट्स को मालूम नहीं होगा उसके बारे में तो वो कैसे कर पाएंगे। जब वो जागरूक ही नहीं होंगे पेरेंट्स, उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो फिर उनको कैसे पता होगा कि हमें अपने बच्चे के लिए क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे बच्चा बोल नहीं पाता, सुन नहीं पाता तो उनको अगर ये मालूम हो कि गवर्नमेंट स्पीच थेरेपी फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही है
तो अगर पेरेंट्स को मालूम, जिन पेरेंट्स को पता होगा वो करा सकते हैं, बट जिन पेरेंट्स को नहीं पता तो वो लोग कैसे जानेंगे, ये भी एक समस्या है। ठीक है, जब तक उन्हें पेरेंट्स जागरूक नहीं होंगे तब तक उनको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं, मतलब मिल नहीं सकती। किंतु दुर्भाग्यवश भारत में अशिक्षा के कारण 70% से अधिक दिव्यांगों के माता पिता सरकार द्वारा मिलने वाली रियायतों एवं सुविधाओं के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, जिसका असर उनके बच्चों की शिक्षा पर पड़ता है। मतलब कि ये पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारे बच्चे की पढ़ाई कहीं नहीं होती है, जो बताया जा रहा है ना कि भारत में 70%, तो ये पेरेंट्स सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को अक्षम बच्चा है हमारा, सुन नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है, देख नहीं पाता है, तो उसको अपने घर में ही रखें, क्योंकि इनकी कोई स्कूल नहीं है। लेकिन अगर पेरेंट्स को ये पता है कि गवर्नमेंट इनकी स्कूलें फ्री चला रही है, स्पेशल टीचर्स को रख रही है, तो ये जो पेरेंट्स हैं ये जागरूक हो सकेंगे और गवर्नमेंट की जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है ऐसे बच्चों के लिए, उनका वो लाभ उठा पाएंगे। ओके, फिर क्या है, छात्र संबंधी मुद्दे, इश्यूज रिलेटेड टू स्टूडेंट। वर्तमान भारतीय दृश्य में जहाँ दिव्यांगों की आबादी लंबे चौड़े भूभाग में फैली हुई है, वहीं भारतवर्ष में प्रशिक्षित अध्यापकों एवं पुनर्वास व्यवसायों की बेहद कमी है। मतलब जैसे विकलांग व्यक्ति बढ़ते जा रहे हैं वैसे प्रशिक्षित अध्यापकों एवं पुनर्वास की कमी है। तो इस तरह पुनर्वास की कमी है, अध्यापकों की भी कमी, क्योंकि वो लोग इसका कोर्स नहीं करवा पा रहे हैं, इसलिए इनकी कमी है। ठीक है, परिणामतः सभी दिव्यांग बालकों एवं शिक्षा का अधिकार पूरी तरह पूर्ण करने में समस्या का सामना करना पड़ता है। मीन्स ज़्यादातर यहाँ पे समस्याओं का सामना ही करना पड़ता है। कहीं अच्छे टीचर नहीं मिलते हैं जैसे बच्चे होते हैं, और कहीं परिवेश नहीं मिलता है, रहन सहन नहीं मिलता है, तो ऐसे में प्रॉब्लम होती हैं। ठीक है, केंद्र तथा राज्य सरकारों के द्वारा सेवाकालीन प्रशिक्षण देकर सामान्य शिक्षकों को भी इस प्रकार से शिक्षित किया जा रहा है। मीन्स जो सामान्य शिक्षक है, जरूरी नहीं कि जो हियरिंग इम्पेयरमेंट है या फिर मेंटल रिटार्डेशन है ऐसे ही बच्चों को टीचर बनाया जाए। जो जनरल सामान्य लोग हैं उन लोगों को ये हमारा HI का कोर्स और MI का कोर्स, MR का कोर्स और VI का कोर्स करा करके इन बच्चों के लायक बनाया जा रहा है। ठीक है, स्पेशल नीड किया जा रहा है, विशेष आवश्यकता की पूर्ति करने के सक्षम हो सके, जिससे ये टीचर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पूर्ति कर सकें। नॉर्मल तरीके के जो टीचर होते हैं इन लोगों को स्पेशल एजुकेटर बनाया जाता है, ताकि ये हमारे बीच के बच्चों की जो अक्षमता से ग्रसित बच्चे हैं इनको पढ़ा सकें। ठीक है, उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी एवं सामान्य शिक्षकों को अल्पकाल दिया हुआ प्रशिक्षण निरर्थक साबित होता है। मतलब कुछ विवेचना से स्पष्ट हो रहा है कि जो प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी है वो समान शिक्षकों को अल्पकालीन दी जा रही है, जिससे प्रशिक्षण निरर्थक साबित होता है। इसका असर विशेष ज़रूरत वाले बच्चों पर पड़ता है और इसका असर हमारे स्पेशल बच्चों पर पड़ता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम, अनुकूलन, शिक्षण तकनीकी, टीचिंग टेक्नोलॉजी तथा शिक्षण के माध्यम की जानकारी शिक्षकों को प्रदान की जा रही है, ताकि बड़ी दिव्यांग आबादी को समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। ठीक है, मीन्स कि टीचिंग टेक्नोलॉजी से तथा शिक्षण के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से जानकारी शिक्षकों को प्रदान की जाती है। शिक्षण के माध्यम से जानकारी किसको प्रदान की जा रही है? शिक्षकों को।
क्यों की जा रही? ताकि बड़ी दिव्यांग आबादी को, जो बड़ी दिव्यांग आबादी है, अक्षम बच्चे हैं, उसको किससे जोड़ा जा सके? समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। ठीक है, ये हो गया हमारा 2.1 कंप्लीट। सो 2.2 बहुभाषी विद्यालय संरचना के क्षेत्र की चिंता, एरिया ऑफ कंसर्न मल्टीलिंगुअल स्कूल स्ट्रक्चर। तो बहुभाषिता पहले क्या है, हम पहले बहुभाषिता के बारे में जान लेते हैं। एक श्रवण बाधित बालक की देखभाल करने वाले और उसके चारों तरफ का पर्यावरण सांस्कृतिक तथा भाषा अंतर डिफरेंस के कारण बालक में मौखिक एवं संकेत के प्रयोग करने में ऐसे बालकों में एक संघर्ष का कारण बना है, जो वह अपने स्कूल से सीखता है। एक श्रवण बाधित बालक की देखभाल करने वाले, जो श्रवण बाधित बालक होते हैं उनकी देखभाल करने वाले, उसके चारों तरफ का पर्यावरण, जो उसके चारों तरफ का एटमॉस्फियर होता है, सांस्कृतिक तथा भाषांतर, जो सांस्कृतिक और जो लैंग्वेज का डिफरेंस होता है के कारण बालक में मौखिक एवं संकेत के प्रयोग करने में ऐसे बालकों में एक संघर्ष का कारण बना होता है। मीन्स जो पर्यावरण और भाषा का अंतर होता है, ये अक्षम बालक के लिए एक प्रॉब्लम होता है। जैसे हिंदी समझना, इंग्लिश समझना, संस्कृत समझना, ये सब भाषा जो अलग अलग होती हैं, ये अक्षम बच्चों के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है और इस प्रॉब्लम में वो बालक बहुत संघर्ष करता है, क्योंकि जो वह स्कूल से सीखता है, क्योंकि जो अपने वह स्पेशली जो स्कूल से सीखता है वह सांकेतिक भाषा पर आधारित होता है, वो साइन पे आधारित होता है, सांकेतिक भाषा पे आधारित होता है तथा उसके घर में बोली जाने वाली मौखिक भाषा है। ऐसी स्थिति में बालक इन दोनों के बीच में पिसता रहता है, लेकिन उसके घर में जो है वो नॉर्मल लैंग्वेज बोली जाती है, नॉर्मल भाषा, वो सांकेतिक भाषा नहीं बोली जाती उसमें। ठीक है, वो नॉर्मल लैंग्वेज बोलते हैं। और स्कूल में क्या है कि साइन से बताते हैं, 1 2 ए, अल्फ़ाबेट ABCD, ये सब साइन से बताया जाता है। ठीक है, संकेत से। और वो क्या वो स्कूल में तो सांकेतिक भाषा सीख रहा है, बट घर में तो मौखिक सिखाया जा रहा है, मौखिक बोल रहे हैं, तो इसके बीच में क्या होता है, बच्चा पिसता है। बालक में मौखिक भाषा का विकास एक कठिन कार्य है। बालक में मौखिक भाषा का विकास एक कठिन कार्य होता है। ठीक है, जिसको ध्यान में रखकर यह कहा जा सकता है कि बहुभाषिता मल्टीलिंगुअलिज्म एक चिंता का विषय है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए निम्न बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है। मीन्स इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कुछ टिप्स यहाँ पे हैं, निम्न बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है। नंबर 1, श्रवण बाधित बालक के परिवार को चाहिए कि वह बहुभाषिता का प्रयोग इस्तेमाल करे। जो श्रवण बाधित बालक होता है उसकी फैमिली को चाहिए कि वो बहुभाषिता का इस्तेमाल करे, उपयोग करे। मौखिक भाषा के साथ साथ सांकेतिक भाषा का प्रयोग करने वाले परिवार होना चाहिए। मतलब मौखिक भाषा के साथ है, मुँह से तो आप जो बोल रहे हो उसके साथ साथ जो साइन होता है, ठीक है, सांकेतिक भाषा होती है, वो भी प्रयोग करने वाला परिवार होना चाहिए। ठीक है, श्रवण बाधित, नेक्स्ट पॉइंट है, परिवार में एक भाषा हिंदी है तो उसके कठिन शब्दों को विस्तारित करके बात की जाए। अगर परिवार में एक भाषा हिंदी है तो उसके शब्दों को विस्तारित करके बताइए, जिससे बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। फिर क्या है, जब कोई बहुभाषित परिवार में बोली जाने वाली भाषा के अलावा अन्य भाषा का प्रयोग होता है, मीन्स कि जैसे बंगाली लैंग्वेज, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, ठीक है, बहुभाषित परिवार में बोली जाने वाली भाषा के अलावा, मीन्स इसके अलावा भी जो भाषा का प्रयोग होता है उसे यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि बच्चा अन्य भाषा को समझ पा रहा है या नहीं।
तो फैमिली मेम्बर्स को ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि जो हमारा बच्चा है वो समझ पा रहा है या नहीं जो लैंग्वेज का हम यूज़ कर रहे हैं। यदि समझ पा रहा है तो किस स्तर तक, ऐसे बालकों में जल्दी ही भाषा का विकास होता है। अगर पेरेंट्स ये देख लें कि हमारे बच्चों में जो लैंग्वेज हम बोल रहे हैं अगर वो समझ पा रहा है तो किस स्तर तक समझ पा रहा है, तो इससे क्या होता है, बालकों में जल्दी ही भाषा का विकास होता है। नेक्स्ट में हम देख लेते हैं सामाजिक एवं परिवार एवं सामाजिक संरचना। रक्त, विवाह या गोद लेने के आधार पर लोगों के बीच पारिवारिक संबंधों को दर्शाता है। जो रक्त है, विवाह या गोद लेने के आधार पर लोगों के बीच पारिवारिक संबंधों को दर्शाता है। यह रिश्तेदारों को संदर्भित करता है। ये सब चीज़ें किस चीज़ को संदर्भित करती हैं? रिलेशनशिप, रिश्तेदारों को संदर्भित करती हैं। फिर देख लेंगे हम लोग 2.3 यूनिट संप्रेषण की सुविधाएं एवं भौगोलिक स्थिति से संबंधित मुद्दे। इश्यूज रिलेटेड टू जियोग्राफिकल कंडीशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। भौगोलिक दशाओं से संबंधित मुद्दों में पर्यावरण प्रदूषण, मानवीय क्रियाकलापों के अपशिष्ट उत्पादों से मुक्त द्रव एवं ऊर्जा के परिणाम हैं। प्रदूषण के अनेक प्रकार हैं। प्रदूषकों पर वांछित एवं विस्तृत होने के माध्यम के आधार पर प्रदूषण को निम्नलिखित प्रकार से दर्शाया जा सकता है। जो होता है प्रदूषण उसको निम्नलिखित प्रकार से दर्शाया जा रहा है। जल प्रदूषण, जो कूड़ा कचरा जाता है जल में, फैक्ट्री वगैरह का गंदा कचरा जो जाता है नदी में, ठीक है, और नदी में ही जो सब गंदा कपड़े धोना और वॉशरूम वगैरह जाना, ये सब चीज़ें क्या है जल को प्रदूषित करती हैं। वायु प्रदूषण होता है जो फैक्ट्रियों का धुआं निकलता है, ठीक है, उससे वायु प्रदूषण फैलता है। नंबर 3 है ध्वनि प्रदूषण, जो साउंड होते हैं, तेज साउंड होते हैं, उससे ध्वनि प्रदूषण फैलता है। भू प्रदूषण मीन्स पृथ्वी में भी जो प्रदूषण फैलता है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं जल प्रदूषण के बारे में। बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिक विस्तार के कारण जल के अविवेकपूर्ण उपयोग से जल की गुणवत्ता का बहुत अधिक निम्नीकरण हुआ है। नदियों, नहरों, तालाबों आदि में जल शुद्ध नहीं रह गया है। मैंने बताया अभी आपको। इसमें अल्प मात्रा में निलंबित कार्बनिक तथा अकार्बनिक कण समाहित होते हैं। जब जल में इन पदार्थों की सांद्रता बढ़ जाती है तो जल प्रदूषित हो जाता है और इस तरह यह उपयोग के लायक नहीं रह जाता। जल प्रदूषण विभिन्न प्रकार की जल व्याप्त बीमारियों का प्रमुख स्रोत होता है। प्रदूषित जल के कारण प्रायः दस्त, मतलब कि जो गंदा पानी होता है उसके कारण हमेशा दस्त, नदियों का पानी ही हमारे घर में आता है, प्यूरिफाई करके वो लोग सप्लाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं जल प्रदूषण विभिन्न प्रकार की जल व्याप्त बीमारियों का प्रमुख स्रोत होता है। प्रदूषित जल के कारण प्रायः दस्त, डायरिया, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां होती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट दर्शाती हैं कि भारत में लगभग 1/4 संचारी रोग जल जनित होते हैं, जो जल प्राप्त नहीं कर पाते, ठीक है। सेकेंड है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण धूल, धुआं, गैसें, कोहरा और वाष्प जैसे प्रदूषकों की वायु में वृद्धि के रूप में लिया जाता है। धूल वगैरह हो गया, प्रदूषण हो गया, जो मनुष्य व जंतुओं के लिए हानिकारक है। ये सब चीज़ें किसके लिए हानिकारक? मनुष्य व जंतुओं के लिए हानिकारक होती हैं। ऊर्जा के स्रोतों के रूप में निम्न प्रकार के ईंधनों के रूप में वृद्धि के साथ पर्यावरण में विषाक्त धुआं के उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप वायु प्रदूषित होती है। जीवाश्म ईंधन का दहन, खनन और उद्योग वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं। ये प्रक्रिया जीवन में सल्फर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड व कार्बन मोनोऑक्साइड को संयुक्त करती है। वायु प्रदूषण के कारण
श्वसन तंत्रिका तंत्र, रक्त संचार संबंधी विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं अगर वायु प्रदूषण होता है तो, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो गंदी हवा हमारे सांस के थ्रू जाती है, जिससे हमारे अंदर हम तंत्रिका तंत्र, रक्त संचार संबंधी विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। ध्वनि प्रदूषण, विभिन्न ध्वनि स्रोतों से उत्पन्न ध्वनि का मानव की सहनीय सीमा से अधिक तथा असहनीय होना ही ध्वनि प्रदूषण है। मतलब वो अगर कानों में आवाज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है, कोई बहुत लाउड बोल रहा है, लाउड स्पीकर चल रहा है, तो जो एक मानव बर्दाश्त नहीं कर पाता है वही वायु प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण के मुख्य स्रोत विविध उद्योग, मशीनीकृत निर्माण तथा तोड़-फोड़ कार्य, तीव्र मोटर वाहन और वायुयान इत्यादि हैं। इसमें लाउड स्पीकर तथा सामुदायिक गतिविधियों से संबंधित उत्सव संबंधित कार्यों से होने वाले किंतु प्रदूषण करने वाले शोर को भी जोड़ा जा सकता है। शोर के स्तर को डेसिबल के संदर्भ में ध्वनि स्तर के द्वारा मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण स्थान विशिष्ट होता है तथा इसके तीव्रता प्रदूषण के स्रोत जैसे औद्योगिक क्षेत्र, हवाई अड्डे, परिवहन मार्ग इत्यादि की मूल मार्ग से दूरी कम होती जाती है। भारत के कई बड़े शहरों में ध्वनि प्रदूषण का स्तर बहुत अधिक है। जो बड़े बड़े सिटीज़ होती हैं जैसे कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, यहाँ पे क्या है कि ये सब बड़ी सिटियाँ हैं तो ध्वनि प्रदूषण का स्रोत ज़्यादा है। नेक्स्ट देखते हैं भू प्रदूषण। कृषि योग्य भूमि पर दबाव का कारण केवल सीमित उपलब्धता ही नहीं वरन इसकी गुणवत्ता में कमी भी इसका कारण है। मृदा अपरदन इसका कारण मृदा अपरदन का कारण लगता है। भू उर्वरता के साथ इसका अविरल उपयोग होने पर तथा उत्पादक में किसी उपयोग भू निम्नीकरण का अभिप्राय स्थायी या अस्थायी तौर पर भू की उत्पादकता की कमी है। नगरीय अवशिष्ट निपटाना। भारत में नगरीय अवशिष्ट निपटान एक गंभीर समस्या है। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु आदि नगरों में ठोस अपशिष्ट के 90% को एकत्रित करके इसका निपटान किया जाता है, लेकिन देश के अधिकांश शहरों में अपशिष्ट का 30% ही 50% तक का कचरा बिना एकत्र किए छोड़ दिया जाता है। मतलब काफ़ी ऐसी जगह में सिर्फ 30% से 50% तक का जो कचरा है वो छोड़ दिया जाता है, जो गलियों में, घरों के पीछे खुली जगह पर तथा पक्की ज़मीन पर एकत्र हो जाता है। और ये सब कचरा उड़ के ये नदियों के थ्रू बह करके घरों के पीछे खुली जगह पर तथा पक्की ज़मीनों पर एकत्र हो जाता है, जिसके कारण स्वास्थ्य संबंधी गंभीर जोखिम पैदा हो जाते हैं। इन अवशिष्टों को संसाधन के रूप में उपचारित कर इनकी ऊर्जा पैदा करने व कंपोस्ट खाद बनाने में उपयोग किया जाता है। अनुपचारित अवशिष्ट धीरे धीरे सड़ते हैं और वातावरण में विषाक्त गैस छोड़ते हैं। धीरे धीरे ये सब चीज़ें सड़ती हैं और ये वातावरण में विषाक्त गैस छोड़ती हैं। ग्रामीण शहरी प्रवास। जनसंख्या प्रवाह ग्रामीण क्षेत्र में से शहरों की ओर अनेक कारणों से प्रवास कर रहे हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के निम्न अवसर तथा नगरीय क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच विकास का असंतुलित प्रारूप आदि। ठीक है। नदी की समस्याएं। नगरीय केंद्र की अवधारणा को ग्रामीण से विभेद करने के लिए आवासीय भूगोल में परिभाषित किया गया है, जिसके बारे में नगरीय एवं अनगरीय बस्तियां अपने कार्यों में भिन्न होती हैं और ग्रामीण क्षेत्र दो भिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं प्रौद्योगिक वातावरण में विकसित हुई है। संप्रेषण संबंधी प्रभावी मुद्दे। कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। संप्रेषण प्रभावी संबंधी 4 अंग महत्वपूर्ण हैं। ठीक है। क्या कहना, कब कहना, किससे कहना और किस प्रकार कहना, ये 4 बातें हैं कम्युनिकेशन की बात करने की जो प्रभाव डालती। संप्रेषण संदेश के स्रोत तक पहुंचाना है। संदेश प्रेरित कर देने से संदेश पूर्ण नहीं हो जाता, बल्कि संप्रेषण को सफल बनाने के लिए श्रोता में संदेश की एक समझ स्थापित होना आवश्यक है।
यदि संप्रेषक संदेश को उचित रूप में संकेतीकरण नहीं कर पाता है तो श्रोता पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा और श्रोता की उचित प्रक्रिया के अभाव में संप्रेषण अपनी उद्देश्य प्राप्ति में सफल नहीं हो पाएगा। संप्रेषण सुविधाओं को निम्नानुसार देखा जा सकता है। संप्रेषण संबंधी समस्याएं, संप्रेषण की असावधानी से उत्पन्न संप्रेषण संबंधी समस्याएं बाधाएं उत्पन्न कर देती हैं। ऐसी संप्रेषण संबंधी बाधा उत्पन्न होने की निम्न स्थितियां जिम्मेदार हो सकती हैं। अति विश्वास या अल्प विश्वास के द्वारा संप्रेषण द्वारा अपने भाव विचारों के व्यवस्थित अभिव्यक्ति न कर पाने की स्थिति, प्रेषित किए जाने वाले संदेश के संबंध में जानकारी का अभाव, संदेश में भाषा तथा उच्चारण गलतियों की स्थिति। संदेश संबंधी समस्याएं क्या होती हैं? देखिए, संदेश निर्माण और उसके संप्रेषण में आने वाली बाधाओं के कारण इस प्रकार की समस्याएं सामने आती हैं। इस समस्या को उत्पन्न करने वाली प्रमुख स्थितियां, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में कुछ सार्थक चिन्हों, संकेतों या प्रतीकों के माध्यम से विचारों या भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उसे संचार कहते हैं। संदेश की विषय वस्तु, चयन, मूल्य, प्रयोजन, देश, काल, परिस्थिति के अनुरूप ना होने से संदेश निर्माण में ग्रहीता की मनोवृत्ति, विचार और भावनाओं को नज़रअंदाज करने से, संदेश निर्माण करते समय लेखन शैली या बोलने की शैली पर कम ध्यान देने से, संदेश का अस्पष्ट होना, ये सब कैसे रिलेटेड समस्याएं हैं? संदेश संबंधी। ठीक है, तो ये 2.3 आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है, आगे इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि आपको समझ नहीं आया है। See you tomorrow and have a nice day.